A body continues its state of rest of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state of motion by a force impressed upon it. इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी हालत रेस्ट में स्टेट्स ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही हो। यूनिफॉर्म मोशन से मुराद एक ही मोशन हो, उसकी एक ही हरकत हो, उस तो इस कंडीशन में फर्स्ट लॉ प्रूव होगा। In more modern language, an object remain at rest or in motion with a uniform velocity unless acted upon by an unbalanced force. Example: a book lying on a table cannot change its position by telling unless a force is applied to change its position. एक बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो वो बुक फर्स्ट लॉ की कंडीशन में है। इफ यू पुश अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट शुड कंटिन्यू इट्स मोशन। अगर एक बॉल है उसको हम पुश करें ग्राउंड के अंदर, यानी बॉल को पुश करें, इट शुड कंटिन्यू इट्स मोशन, तो वो मोशन में आएगी। Identify but it stops after covering certain distance. As soon as the ball starts moving, a force of friction, come into play which opposes the motion of the ball. Will this ball move? ये मूव किस तरह, बॉल किस तरफ मूव करेगी? अगर हम किसी बॉल को पुश करते हैं ग्राउंड के अंदर तो वो कंटिन्यू मोशन में आएगी, बट इट स्टॉप आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस। मूव करने के बाद कुछ टाइम के बाद, गुजरने के बाद वो बॉल रुक जाएगी। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। एज सून एज द बॉल स्टार्ट मूविंग अ फोर्स come into play which opposes the motion of the ball. Law of inertia. Newton's first law of motion is also called law of inertia. Newton's first law of motion को law of inertia भी कहते हैं। Statement: the ability of matter to change its state of rest or motion or of motion, uniform motion, is called inertia. Mass is direct measure of inertia, that is, greater the mass of an object, the greater will be inertia, because relatively greater force that is needed to change its state. Example: a small coin is put on a card and placed over a glass. When a card is thrown away with the finger, the coin drops into the glass. Suppose we are sitting in a stationary bus. हम एक बस के अंदर स्टेशनरी बैठे हुए हैं, रुके हुए। इट स्टार्ट मूविंग सडनली, वो अचानक स्टार्ट होती है। हम एक बस के अंदर बैठे हुए हैं, वो बस अचानक स्टार्ट होती है। वी विल फील अ jerk इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हमें फील होता है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। मतलब एक रुकी हुई बस के अंदर हम बैठे हुए हैं, जैसे वो बस स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि
होता है कि हम पीछे की तरफ मूव करते हैं। ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया में एग्जाम्पल है, लॉ ऑफ इनर्शिया की एग्जाम्पल है। अब ये मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ। जब हम बस के अंदर सौ बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी का जो निचला हिस्सा है वो स्टेटिक होता है, साकिन होता है, मूव नहीं कर रहा होता। लेकिन अचानक से जैसे ही बस मूव करती है तो हमारी जो नीचे का जो हिस्सा होता है, जो हमारी टांगों वाला, वो स्टेटिक हालत में होता है, यानी रुका हुआ होता है। जिसकी वजह से जैसी बस आगे मूव करती है तो हमारा नीचे वाला हिस्सा भी बस के साथ मूव करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा स्टेटिक हालत में होता है, रुका हुआ होता है, तो वो पीछे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। एक और एग्जाम्पल देखें, आप ये देखें, एक गिलास के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है। इसको मैंने पुश किया, पुश करने के बाद उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन खो दी। तो ये भी जो कंडीशन है जो वेरीफाई कर रहा होगा, ये लॉ ऑफ इनर्शिया को कर रहा होगा। द एबिलिटी ऑफ मैटर टू चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन यूनिफॉर्म is called inertia. Mass is directly proportional to inertia. यानी जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी इनर्शिया। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा उसका इनर्शिया भी होगा। न्यूटन एक साइंटिस्ट है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. Conclusion from Newton's first law. Force is an agent which produce or tend to produce change in the state of rest or uniform motion of an object. All the material object possess the property of opposing any change in their state of rest or of uniform motion. This property of matter, by variety of which an object resists a change in its state of rest or motion, is called inertia. All material objects possess the property of opposing any change in their state of rest or of uniform motion. Conclusion from न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात हो रही है। अभी हम देखते हैं कि reasons we feel jerk in the back direction because our body is in constant vicinity of the bus and come in motion with the motion of the bus while the upper portion of our body remain at rest due to inertia. inertia की वजह से हमारी जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो पार्ट है, वो स्टेटिक हालत में होता है, और नीचे वाला जो हिस्सा जैसी बस मूव करने लगती है तो हमारा नीचे वाला जो बॉडी का पार्ट होता है वो मोशन में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। सिमिलरली इफ द बस इज मूविंग एंड स्टॉप सडनली, अगर एक बस मूव कर रही है, चल रही है, वो अचानक रुक जाती है, वी फील अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि इनर्शिया की वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो बस के अंदर बस की रफ्तार से मूव कर रही होती है। जैसे ही बस को ब्रेक लगता है हमारी बॉडी भी स्टॉप हो जाती है और
हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है, निचला हिस्सा होता है, तो वो स्टॉप यानी कि उसकी मोशन जो है वो रुक जाती है। लेकिन इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी इसलिए आगे जाती है कि हमारी बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो मोशन में होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। आप देख लें, जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो बस आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन हम जो है वो पीछे की तरफ मूव करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक ये जो बॉडी का जो हिस्सा है हमारा, ये रेस्ट में होता है। जैसे ही बस मूव करती है तो सडनली ये भी मूव करने लगता है। तब ये पूरा मूव करने लगता है तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये तो रेस्ट में ही होता है भाई, वो तो मूव कर ही नहीं रहा होता ना, ये कर रहा होता है, क्योंकि बस के अंदर हम स्टॉप खड़े होते हैं। अब जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमारी टांग से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, यानी हमारी जो कमर तक का जो हिस्सा है, ये अचानक मोशन में आता है और ये आगे की तरफ जाता है। जैसे ही ये आगे की तरफ जाता है तो हमारी बॉडी कमर से लेकर सर तक की जो बॉडी का हिस्सा है वो बैक पार्ट पीछे की तरफ जाता है, जिसकी इसकी जो वजह होती है ये इनर्शिया होती है। इनर्शिया की वजह से ये जो बॉडी का पार्ट होता है, ये हिस्सा होता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। सिमिलरली जब हम बस में स्टॉप कर रहे हैं, बस में ब्रेक लगता है, जैसे ही बस में ब्रेक लगता है तो हमारी ये जो टांग वाला जो हिस्सा होता है ये स्टॉप होने लगता है, यानी ये रुकने लगता है। लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा, ये इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ मूव करता है। ये आप फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं अगर बसों में सफ़र करते हैं, गाड़ियों में सफ़र करते हैं। Newton's second law. When a force of an object it produces acceleration in the object in its own direction. This acceleration is directly proportional to the magnitude of the applied force. When a force on an object, हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दी ऑब्जेक्ट, यानी जब हम फोर्स लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर या ऑब्जेक्ट, उसको हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एक्सप्लेनेशन। According to Newton's law of motion, force is an object that change or tend to change the state of rest of or motion of an object. According to Newton's third law of motion, force is an object that change or tend to change the state of rest or motion of an object. Newton's drive a definition relationship between the force acting on an object, the mass of the object, and the acceleration produced. In example देख लेते हैं, if we apply that same force on two different objects, अगर मैं एक फोर्स अप्लाई करूँ दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, one behavior and the other lighter, we will see that the acceleration produced in the lighter object will be greater than that produced in the behavior object. इसको देख लेते हैं हम, देखें, if you apply more force to an object, its acceleration at a higher rate, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोर फोर्स करेंगे, मज़ीद ज़्यादा फोर्स करेंगे तो मज़ीद एक्सेलरेशन पैदा होगा। यानी एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स का जो
रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम जब फोर्स को मजीद फोर्स को लगाएंगे तो मजीद एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये थ्री चैप्टर मोशन में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को हम देख सकते हैं लेक्चर नंबर 5 में, आई थिंक। अब ये को एग्जाम्पल देखना है। द प्लेयर हैज टू अप्लाई लेस फोर्स एज द क्रिकेट बॉल हैज लेस मास। यानी जितना मास कम होगा तो फोर्स भी हमारी भी इतनी ही कम लगेगी। अगर मास ज़्यादा होगा तो उसकी फोर्स भी ज़्यादा यूज होगी। Mathematical derivation: if a force F is applied on an object of mass m which produces acceleration a in the direction of the applied force, then the relationship between acceleration and force can be mathematically expressed as acceleration is directly proportional to force। यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। Similarly, for acceleration and mass, the relationship can be written as acceleration inversely proportional to mass, a proportional to 1 upon m. Comparing equation 1 and 2, we get acceleration is directly proportional to force, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर हम एक्सेलरेशन फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। या ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे मास कम होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन और मास के दरमियान जो रिलेशनशिप है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। A is equal to k f upon m। A is equal to k f upon m। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हमने हटाया और हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट k यूज किया और इसकी जगह हमें इक्वलिटी का साइन आ गया। वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर ये न्यूटन सेकेंड लॉ इन टाइम पे ले, एफ इज इक्वल टू एम है, इसकी लास्ट डेरिवेशन है। एम यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एम ए हो जाएगा। एम ए इज इक्वल टू के एफ, के की जगह पे वन वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी एफ इज इक्वल टू एम ए। के की जगह 1 रख दें, एफ बन रहा एफ, एम या डिवाइड है, वहाँ ए से रहेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज लेट एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन, एम इज इक्वल टू 1 kg, ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, 1 is equal to k 1 upon 1 is equal to 1 and equation 3 take the form a is equal to 1 f upon m, f is equal to m a। Newton third law statement: to every action there is always an equal and opposite reaction। to every action there is always an equal and opposite reaction। यानी कि हर अमल का रद्द अमल होता है और मुखालिफ सिम्टम होता है। अगर हम एक बॉल को दीवार पे मारेंगे, जितनी स्पीड से मारेंगे उसको, वो उतनी स्पीड से रिटर्न होगी। यानी हम किसी बॉल को दीवार के ऊपर हिट करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने हिट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आएगी। इफ वी प्ले आवर हैंड ऑन द टेबल,
अगर हम एक टेबल के ऊपर अपने हाथ को पुश करें, प्रेस करें, टेबल को दबाएं and press it hard in the downward direction, we feel that table is exerting a force on our hand. तो हमें महसूस होगा कि टेबल हमारे हाथ के ऊपर रिटर्न एक फोर्स लगा रही होगी, जिसकी वजह से इन अपवर्ड डायरेक्शन द फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन द टेबल इज का एक्शन, यानी वो एक्शन दे रही होगी। अगर हम किसी टेबल को प्रेस करें तो कुछ देर के बाद हमें महसूस होगा कि टेबल हमारे हाथ पर एक फोर्स लगा रही है। वेयर द पुश ऑफ द टेबल ऑन आवर हैंड इज का रिएक्शन। Consider a book of weight W which is placed on horizontal table. It pushes the table with a force W in the downward direction. This is the action of the book on the table. In response to this action, the table pushes the book in the upward direction since the book is at rest. The resultant force F acting on the body must be zero. That is, F is equal to 0. Newton's third law. Action, air rushes down. Reaction, balloon goes up. जैसे ही हम गैस के गुब्बारे को खोलते हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल है एक न्यूटन थर्ड लॉ की। इतनी ही स्पीड से, जितनी स्पीड से गैस बाहर आती है, उतनी ही स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पल है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल है रॉकेट की। इन द इंजन ऑफ अ रॉकेट गैसेस ड्यू टू combustion rush out with great speed through jet on the backside of the rocket, and as a reaction the rocket moves in the upward direction. It is clear that action and reaction always occur together as a pair and act on different bodies. ये हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ रिएक्शन करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो ये इसका एक्शन नहीं होता है, तो उसके रिएक्शन में रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉडी आप सपोज करें वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है एंड इज गोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a for a time t such that its final velocity of the body becomes vf। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, vf है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन टाइम, कुछ वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है और तब्दील होकर उसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो जाती है। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। वी लिखा हुआ है तो वेलोसिटी का चेंज, vf माइनस vi। vf मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस vi मतलब I फॉर इनिशियल वेलोसिटी। Therefore, change in velocity in unit time vf minus vi upon t. Therefore, change in velocity in unit time. As change in velocity in unit time, that the rate of change of velocity is called acceleration. A is equal to vf minus vi upon t. हमने acceleration की definition पढ़ी हुई है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसका हमने टाइम से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ये टी जो है यहाँ अपॉन में था
वो कौन से जाके ए से मल्टीप्लाई हो गया, ए टी हो गया, वी एफ का वी एफ हो गया, माइनस माइनस आ गया, वी आई आ गया। ये माइनस का वी आई है, इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, वी एफ सिंगल आ गया, इक्वल टू वी आई माइनस का था, इधर लेके आया प्लस का हो गया, वी आई प्लस ए टी, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ का मतलब हमारे पास वी एफ वी फाइनल, वी आई प्लस का इधर लेकर आऊंगा तो वी आई माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ए आ गया टी, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, suppose a body start with initial velocity vi and travels with uniform acceleration a for a period of time t. The distance covered by the body in this time is s and its final velocity becomes vf. Since acceleration is uniform, the velocity of the body increase or decrease by equal amount of equal time intervals. That is, the velocity change at a constant rate. Therefore, average velocity is equal to Vf minus Vi upon 2. Distance travel, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी को वी से और टाइम को टी से। एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला होता है। देयरफॉर देखें डिस्टेंस ट्रेवल एस, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन 2। अच्छा, एवरेज में जब भी बात होती है ये जो है, ये में जो माइनस साइन इसको हम प्लस में लिखेंगे। प्लस में हमने इसलिए लिखना है, एवरेज जब भी निकलता है तो दो नंबर है तो दोनों को जमा करना है, 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 2 वेलोसिटियाँ हैं। एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो पहली वेलोसिटी हमारी वो वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी, और बिकम फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। तो इधर प्लस करने वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से हम टी की वैल्यू कैलकुलेट ए टी। अब देखें आप एस इज इक्वल टू वी एफ जो है वो बराबर है वी आई प्लस ए टी, वी एफ जो है वो बराबर है वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी, प्लस का प्लस वी आई की जगह वी आई, यानी इसका मतलब ये हुआ वी एफ की जगह मैंने वी एफ की वैल्यू वी आई प्लस ए टी लिख दी है, वो मैंने यहाँ लिख दी। वी आई टू वी आई और नीचे 2 जो था मैंने दोनों वैल्यू के नीचे अलग अलग लिख दिया है। यानी इस स्टेप का ना मैंने 3 काम किए हैं। क्या किया, वी आई प्लस वी आई 2 वी आई, टी जो है तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, वी आई टी ए टी स्क्वायर वी आई टी, तो वी आई टी और वी आई टी मिलके 2 वी आई टी प्लस का प्लस 2 ये ए टी और टी मिलके टी स्क्वायर, ये 2 तीनों के दोनों वैल्यूज के नीचे यानी तीनों के नीचे मैंने 2 वी आई टी अपॉन 2 भी कर दिया और ए टी स्क्वायर अपॉन 2 भी कर दिया, डायरेक्टली कर दिया मैंने स्टेप। एस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, वी आई टी प्लस ये हाफ 1/2 मैंने अलग लिख दिया, ए टी स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया। अगर ए टी स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारी वही इक्वेशन बनेगी। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस
half a t square. This is called second equation of motion. ये हमारे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. वी आई को इनिशियल वेलोसिटी यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वी आई से भी करते हैं. मैंने वी आई रख के की थी तो मैंने वी आई निकाल दी. यानी ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखी हो सकती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो. टी की जगह टी प्लस प्लस, हाफ की जगह हाफ, ए की जगह ए, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर. मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम थर्ड इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं. एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड रिमूविंग टी फ्रॉम देम. अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को यूज़ करें तो उनको यूज़ करते हुए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द अवर इक्वेशन, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर. यानी इसका मतलब ये हो गया, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने स्क्वायर लगा दिए दोनों तरफ. अब ये देखें वी एफ का स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये वी आई प्लस ए टी, यानी वी आई जो है ए प्लस ए टी, ये बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज़ किया है. ए स्क्वायर, ए का मतलब वी आई स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी मैंने ए वी आई डी यानी ए बी वाली पूरी रकम लिख दी प्लस बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर टी बी बी स्क्वायर. मैंने ये देखें टू कॉमन निकाला. देखिए वी एफ स्क्वायर सेम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर सेम, प्लस का प्लस. अब आप देखें जब जैसे ही मैंने ए तो यहाँ पे भी है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, एक तो निकाल लिया. अब यहाँ का तो वहाँ तो बाहर आ गया. यहाँ जो ए दो थे, एक बाहर आ गया, अंदर एक बचा ए टी स्क्वायर का टी स्क्वायर. अब यहाँ टू कॉमन नहीं था, लेकिन मैं जैसे ही टू कॉमन निकालूंगा कोई 1/2 मेरे को लिखना पड़ेगा. यानी कि जब मैं इसी टर्म को वापस मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म बननी चाहिए. देखते हैं 2a और वी आई टी, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म बन जाएगी 2a वी आई टी प्लस, अब ये हाफ का हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि 2 को मैं जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1 ही बचेगा. ए टी स्क्वायर बन रहा है ए टी स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर, वही टर्म वापस आ जाएगी. सिंपल कैलकुलेशन की है मैथमेटिक्स वाली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as. ये जो प्लस की जो टर्म वी एफ स्क्वायर सेम, वी आई स्क्वायर प्लस का इधर लेके आओ माइनस का और इक्वल टू के पास 2as, यानी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. ये देख लें आप, एक और तरीके से किया हुआ मैंने. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल. वी माइनस प्लस का इधर लेके माइनस ए टी से ए मल्टीप्लाई होता था टी टी और ए मल्टीप्लाई होता था टी, इधर ही रखा ए से डिवाइड कर दी. टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए पुट इनटू का मतलब एस इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस यू माइनस वी माइनस यू अपॉन ए. अच्छा आप इसी मेथड से कर लें, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा. और अगर ये भी समझ जाते तो और ही दिए. यहाँ फार्मूला लगा वी प्लस यू वी माइनस यू, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला है वो बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर.
ये 2a यहाँ डिवाइड था, वहाँ s से मल्टीप्लाई कर दी। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस मेथड पे करें तो आसानी से हो जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताएं, मैं आपको फिर बता दूंगा इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। योर असाइनमेंट आपके लेक्चर नंबर 6 के जो असाइनमेंट है, जो इम्पोर्टेंट सवाल आ सकते हैं वही इस तरह से आते हैं। एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताने हैं आपने, जो मैंने आपको शुरू स्टार्ट की स्लाइड्स में बताए हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। आपने डायमेंशनली तौर पर इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो हमने सेकेंड लेक्चर में डायमेंशंस कैलकुलेट की थी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डी डायमेंशन पुट करके सॉल्व करने, और ये तीनों इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएंगी डायमेंशनली। एफ इज इक्वल टू एम है। थैंक यू वेरी मच। इस अपने मन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद एराज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।